हर साल पहले से ही लंबी रहस्यमयी घटनाओं की सूची में और भी रहस्य जुड़ते जाते हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। पिछली सदी में लोग बिना सुराग गायब हुए कई अपराध कभी सुलझ नहीं पाए और पुरातत्वविदों को हैरान करने वाली वस्तुएं मिली। ये कुछ अजीब और अनसुलझे मामले हैं जो इतिहासकारों को आज भी परेशान करते हैं और कई हमेशा अनसुलझे रहेंगे। नंबर 10, यूराल रिलीफ मैप, जिसे दशका स्टोन भी कहते हैं, कुछ लोगों के अनुसार दुनिया की रचना के समय उपयोग हुआ था। इसी कारण इसे सृष्टिकर्ता का नक्शा कहा जाता है और 1999 में खोज के बाद से ये पुरातत्वविदों को हैरान कर रहा है। ये पत्थर बस्के स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों को यूराल पर्वतों में मिला था। यह खोज जुलाई 1999 में हुई और जब पत्थर की पट्टी निकाली गई तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। ये ऊंचाई में 58 इंच, चौड़ाई में 42 इंच और मोटाई में 6 इंच है। इसका वजन लगभग 1 टन है और जब पत्थर का आगे अध्ययन किया गया तो टीम को पता चल गया कि उन्होंने कुछ ऐसा खोजा है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इसमें उरल पर्वतों के एक क्षेत्र बश्किरिया का स्थलाकृतिक नक्शा था और ये लगभग असंभव रूप से सटीक लग रहा था, 1 से 1.1 किलोमीटर के पैमाने तक। शोधकर्ता यह समझाने में असमर्थ रहे हैं कि एक प्राचीन सभ्यता इतनी सटीक नक्शा आधुनिक तकनीक के बिना कैसे बना पाई। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह नक्शा 3 अलग अलग स्तरों पर बनाया गया था, जिसका मतलब है कि ये त्रिआयामी है। पहली परत या तो सिरेमिक या सीमेंट की बनी थी, दूसरी डाइऑक्साइड ग्लास और सिलिकॉन के मिश्रण से, और तीसरी जो सबसे पतली थी पोर्सिलेन और कैल्शियम के मिश्रण से बनी थी। रूसी विशेषज्ञों द्वारा इस पत्थर की उम्र का पता लगाया गया है और उनका मानना है कि यह लगभग 12 करोड़ साल पुराना है। अगला कदम था पता लगाना कि नक्शा किस क्षेत्र को दिखाता है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। अविश्वसनीय रूप से बशगिरिया आज भी लगभग वैसा ही दिखता है जैसा वह लाखों साल पहले दिखता था और विशेषज्ञ यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि यही वह क्षेत्र है जिसकी बात की जा रही थी। इसके बाद चीन समेत कई देशों के विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की और उन स्थलों की पहचान कर ली जिन्हें नक्शे पर देखा जा सकता है। इनमें बेलिया, उफिमका और सुतोलका नदियां, साथ ही उफा कैनियन भी शामिल हैं। इन बातों ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया कि वर्षों पहले लोग कैसे रहते थे, क्योंकि वे अपेक्षा से ज्यादा उन्नत थे। उन्होंने क्षेत्र का मानचित्रण ऐसे किया जैसे ऊपर से देखा गया हो, जो असंभव था, लेकिन उन्होंने यह आसानी से किया। नंबर 9, माया सभ्यता की वस्तुएं वर्षों में खोजी गई है और उन्होंने हमें यह सिखाया है कि वह सभ्यता अपने रोजमर्रा के जीवन कैसे जीती थी, उनके समुदायों के धार्मिक पहलू क्या थे और वे कैसे जीवित रहने में सफल रहे। माया सभ्यता ने लंबे समय से पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और विशेषज्ञों को आकर्षित किया है और उनकी सभ्यता के समय की हजारों वस्तुएं मिली हैं। लेकिन 2015 में की गई एक अद्भुत खोज बाकी सभी खोजों से बिल्कुल अलग है। ये टी आकार का जेड लॉकेट है, जिसे शायद किसी माया राजा ने धार्मिक अनुष्ठानों में पहना था। इसमें शिलालेख थे जिनका अनुवाद होने पर उसी राजा की जीवन कहानी पता चली। ये लगभग 7.5 इंच चौड़ा, 4.1 इंच ऊंचा और 0.3 इंच मोटा है, जिससे ये बेलीज में अब तक खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा माया जेड का टुकड़ा बन जाता है। लेकिन जो बात इसे अनोखा बनाती है वो ये है कि इसमें ये 3 ऐतिहासिक शिलालेख हैं, साथ ही उस क्षेत्र का उल्लेख भी है जहां ये पाया गया था। जेड का पेंडेंट बड़ा होने के कारण विशेषज्ञों को लगा यह किसी ज्ञात प्राचीन माया शहर में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह निम्ली पुनेट में मिला था, जो उस समय जब यह पेंडेंट पहना जाता था एक अलग थलग इलाका था जहां बहुत कम लोग रहते थे। ऐसे ही छोटे टुकड़े मिले जिन पर शिलालेख नहीं था और वे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में पाए गए। निम्ले पुनेट माया क्षेत्र की सीमा के पास स्थित है और अनुमान है कि वहां 150 से 850 ईस्वी के बीच माया लोगों ने निवास किया था। यह स्थल लंबे समय तक खोया हुआ था,
जब तक कि 1970 के दशक में इसे फिर से नहीं खोज लिया गया। तब से पुरातत्वविदों ने यहाँ कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां खोजी जिनका व्यापक अध्ययन हुआ है। यह भी ज्ञात है कि लगभग 400 ईस्वी में यहाँ एक महल बना था, क्योंकि लटकन उसके दबे अवशेषों में मिला था। जब महल की खुदाई की गई तो एक कब्र की खोज हुई और उसके अंदर शोधकर्ता उस अद्भुत कलाकृति को देखकर हैरान रह गए। माना जाता है कि ये कब्र लगभग 800 ईस्वी की है और आसपास कई वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन और देवता के आकार का पत्थर भी मिला, जिससे वहां के पुरातत्वविद प्रसन्न हुए। लटकन का आकार हवा और सांस का प्रतीक है, इसलिए माना जाता है कि राजा ने इसे माया के पवन देवता हुर्राकेन के सम्मान में होने वाले समारोहों में पहना था। इतिहासकारों का मानना है कि ये समारोह हर साल क्षेत्र में मानसून की बारिश जल्दी लाने के लिए आयोजित किए जाते थे, क्योंकि उनकी फसलों को जीवित रखने के लिए इसकी आवश्यकता थी। शोधकर्ताओं को हैरानी है कि ये लटकन जिस राजा का था वो उसकी कब्र में नहीं मिला। ऐसी खोजों में कलाकृतियां मालिकों के साथ दफनाई जाती हैं, लेकिन इस असामान्यता का कारण स्पष्ट नहीं है। जहां तक सवाल है कि इस क्षेत्र को इसके निवासियों ने क्यों छोड़ दिया, ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें स्थानांतरित होना पड़ा, क्योंकि उनकी फसलें खराब होने लगी थीं। संभव है वो लॉकेट सिर्फ इसी उम्मीद में अकेले दफनाया गया कि हुर्राकेन और अच्छा मौसम भेजेगा। लॉकेट पर लिखा ज्यादातर पाठ अब भी अनुवाद होना बाकी है, लेकिन अब पता चला कि ये राजा जनाबोल के नेज का है। ये उनके माता पिता और राजा के माया शहर काराकोल से संबंध का उल्लेख करता है। आशा है आगे की शोध से राजा और उसके लोगों की और जानकारी मिलेगी, लेकिन उनके लॉकेट पर शिलालेख का रहस्य अब भी अनसुलझा है, क्योंकि अन्य लॉकेट्स पर ऐसा नहीं मिला। नंबर 8। जब हम महान मिस्र के पिरामिडों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे समय की छवि उभरती है जो हमें आधुनिक इंसानों के रूप में लगभग अविश्वसनीय लगता है। प्राचीन अवशेषों से हमें उनकी संस्कृति, इतिहास और विश्वासों की जानकारी मिली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यूके के वेल्स में ऐसे अवशेष हैं जो पिरामिडों से भी पुराने हैं। जिस शहर का जिक्र है वह मॉनमाउथ है, जो दक्षिण पूर्व वेल्स में इंग्लैंड सीमा के पास है। यह शहर अपनी लंबी इतिहास के लिए जाना जाता है और पुरातत्व के लिहाज से पूरे यूके के टॉप 10 शहरों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों अवशेष मिले हैं। लेकिन इन खोजों में सबसे नई और सबसे रहस्यमय चीज सिर्फ कोई साधारण वस्तु जैसे मिट्टी के बर्तन या आभूषण नहीं है। मॉनमाउथ पुरातत्व सोसाइटी के चेयरमैन स्टीव क्लार्क जून 2012 में इस इलाके में शोधकर्ताओं की एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जब उन्होंने प्राचीन संरचना के अवशेष खोजे। सबसे पहले उन्होंने 3 विशाल लकड़ी की बलियां खोजी, जिन्हें एक दूसरे के पास रखा गया था, उस इलाके में जो प्राचीन समय में एक झील हुआ करता था। वो झील अब गायब हो चुकी है, क्योंकि इतिहास के किसी दौर में वह गाद से भर गई थी। संरचनाओं के निर्माता ने शायद इन बड़ी बलियों को किसी बड़ी संरचना की नींव के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये गहराई तक जमीन में थीं। सदियों के दौरान लकड़ी सड़ गई और जो खाली जगहें बची थीं वे फिर ऑक्सीजन रहित मिट्टी से भर गई। फिर भी वहाँ कई सवाल बाकी हैं। विशेषज्ञ नहीं जानते कि इस संरचना का उपयोग क्या था और इन 3 बीमों को जमीन में लगाने की तकनीक भी अज्ञात है, क्योंकि ये सामान्य स्लीपर बीम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी इस संरचना का निर्माण किया उसने किसी तरह पूरे पेड़ों को बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर उन्हें जमीन में लगाया। ये काम बेहद मुश्किल और मेहनत भरा रहा होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात आगे है। पुरातत्वविद यह पता नहीं लगा पाए हैं कि लकड़ी की बलियां कितनी गहराई तक जमीन में गाड़ी गई थीं, और उन्हें यह भी नहीं पता कि इस संरचना को किसने बनाया था या इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया था। बलियों की स्थिति के अनुसार कुछ सिद्धांत सुझाए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये बलियां उस प्राचीन झील के बीचों बीच एकदम सही तरीके से पंक्तिबद्ध हैं, जो कभी इस इलाके में हुआ करती थी। इसलिए सुझाव है कि यह संरचना एक बांधनुमा रास्ते के रूप में इस्तेमाल होती थी, जो क्रैनिक तक जाता था। क्रैनिक मानव निर्मित द्वीप है जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड में मिलते हैं। अगर ऐसा है तो वह रास्ता बहुत बड़ा रहा होगा
और बनाने में काफी समय लगा होगा। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये झील बनने से पहले या बाद में बना। विशेषज्ञ इन बीमों की उम्र तय नहीं कर सके। इन सवालों के जवाब के लिए और शोध जरूरी है। फिलहाल ये माना जाता है कि ये बीम कांस्य युग की हैं, अन्य मिली खोजों के आधार पर। इनमें जली चट्टानों का ढेर और एक नांद है जो बीमों के साथ मिले थे। माना जाता है कि उन पत्थरों को आग में गर्म कर नाद में डालकर पानी उबाला जाता था, जैसा उस युग में होता था। नंबर 7। जब विशेषज्ञ किसी प्राचीन वस्तु को समझा नहीं पाते, जैसे 2011 में साइप्रस में मिला 1500 साल पुराना लॉकेट, यह बहुत दिलचस्प होता है। जिस जगह ताबीज मिला उसे निया पाफोस कहते हैं और वहां पुरातत्वविदों को प्राचीन वस्तुएं मिलना आम है। ये ताबीज भ्रमित करता है, क्योंकि ऐतिहासिक आकृतियों के चित्रण के मामले में यह प्रचलित परंपरा से हटकर लगता है। इसके अलावा इसमें दोनों तरफ शिलालेख हैं। एक तरफ एक लेख मिला और जब इसका अनुवाद किया गया तो उसमें लिखा था, लावे जो एक देवता है, गुप्त नाम का धारक है, रे का शेर है, प्राचीन मिस्र का सूर्य देवता, अपने मंदिर में सुरक्षित है। यह साधारण लग सकता है, लेकिन विद्वानों ने जल्दी पता लगाया कि यह शिलालेख पैलिंड्रोम है, यानी सीधे या उल्टे पढ़ने पर भी पाठ वही रहता है, जो कि 59 अक्षरों का है। यह काफी प्रभावशाली है। यह पहले ही एक शानदार खोज थी, लेकिन लॉकेट के दूसरी ओर कई हैरान करने वाली बातें थी जिन्हें अभी समझाया नहीं गया है। इसमें कई चित्र हैं जिनमें नाव पर पट्टियों में लिपटी एक ममी है, जो संभवतः एक और मिस्री देवता ओसिरिस का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य चित्रों में एक आदमी है जो एक स्टूल पर बैठा है और अपना दायां हाथ अपने होठों पर ऐसे रखे हुए है जैसे किसी को चुप कराने का इशारा कर रहा हो। यह चित्र मौन के देवता हार्पोक्रेटिस को दर्शाता है। उसके पास एक पौराणिक जीव की आकृति है जिसका सिर कुत्ते जैसा है। इन पात्रों को अन्य कलाकृतियों में भी देखा गया है, जिसे साइनोसेफेलस कहते हैं। शोधकर्ताओं को अजीब यह लगा कि साइनोसेफेलस हार्पोक्रेटिस की क्रिया की नकल कर रहा है, जो उस कलाकृति की कई गलतियों में से एक है। इस पैलिंड्रोम में कई वर्तनी गलतियां हैं। एक से अधिक बार 2 अक्षर पी का उपयोग किया गया है, जबकि एक वी सही होता। आखिरी 3 अक्षर EAI ऐसे लगते हैं जैसे जल्दी में जोड़े गए हो, क्योंकि वे ताबीज के एक तरफ दबे दिखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ताबीज बनाने वाला प्राचीन मिस्री लिपि और संस्कृति को ठीक से नहीं समझता था और उसने गलती की। हार्पोक्रेटिस को आमतौर पर कमल के फूल में पैर ऊपर किए बैठे दिखाया जाता है। उन्हें पहले कभी स्टूल पर नहीं दिखाया गया। यह पहली बार है कि सिनोसेफालस को हार्पोक्रेटिस की हरकतों की नकल करते देखा गया है। आमतौर पर इसे पंजा उठाकर हार्पोक्रेटिस की पूजा करते दिखाते हैं और इतिहासकार नहीं समझा सके कि तावीज ऐसा क्यों बनाया गया। और यह भी तथ्य है कि जिसे भी यह वस्तु बनाई उसने दोनों आकृतियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं जोड़ दी। ऐसा करने का मतलब था कि उन आकृतियों को ओसिरिस के साथ ममी बनाना, जो यहां संभव नहीं था। साइनोसेफालस को आमतौर पर पट्टियों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन इस ताबीज में हार्पोक्रेट्स ने उन्हें पहना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और अब भी स्पष्ट नहीं है कि ये मासूम गलतियां थीं या जानबूझकर किए गए थे। ये सुझाव दिया गया है कि ये उस समय के शासकों के खिलाफ विद्रोह के रूप में किया गया था, या फिर ताबीज किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सस्ते में बनाया गया था जिसे उस समय की संस्कृति की समझ नहीं थी, लेकिन ये सिद्धांत अभी साबित होने बाकी हैं। नंबर 6। 1954 में एक रहस्य तब शुरू हुआ जब एक आदमी जापान के टोक्यो में एक एयरपोर्ट पर ऐसे पासपोर्ट के साथ पहुंचा जिसे कोई नहीं पहचानता था। आज तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया है कि वह आदमी कौन था या वह जिस देश से आया था वह देश कहाँ स्थित था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो में जिस दिन जॉन ज़ेग्रास हानेडा एयरपोर्ट पर उतरा वो दिन बहुत गर्म था और पहली नज़र में वो बाकी यात्रियों जैसा ही लग रहा था। वह सूट पहने हुए था
और उसके बारे में सबसे खास बात यह थी कि उसकी दाढ़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने पासपोर्ट एक कस्टम अधिकारी को दिया, उसे तुरंत शक हो गया। पासपोर्ट नकली नहीं लग रहा था, लेकिन उसने उस देश का नाम कभी नहीं सुना था जहां से वह आदमी आया था, तारिड। उसने इमिग्रेशन अधिकारियों को बुलाया, जिन्होंने तुरंत उससे सवाल किए जो उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा कि तारिड सच में है और ये देश 1000 साल से भी ज्यादा समय से मान्यता प्राप्त है। हैरान होकर उन्होंने उस आदमी को दुनिया का नक्शा दिखाया और कहा कि वह तारिड को दिखाए। उसने फ्रांस और स्पेन के बीच के एक क्षेत्र की ओर इशारा किया और अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की कि इस क्षेत्र को अंडोरा कहा जाता है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि यह एक गलती है। उसने कभी अंडोरा का नाम नहीं सुना था और जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपनी यात्रा योजनाओं में हो रही देरी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगा। उसने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि वह वही व्यक्ति है जो वह होने का दावा कर रहा था और उन्हें याद दिलाया कि उसके पासपोर्ट में मुहरें हैं जो ये साबित करती है कि वह पहले जापान जा चुका है। उसने यूरोपीय देशों की मुद्रा और अपनी चेकबुक भी दिखाई और इससे चीजें और साफ नहीं हुई। उसकी चेकबुक एक ऐसे बैंक द्वारा जारी की गई थी जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था और उसे ढूंढने के बावजूद कोई भी उसे खोज नहीं पाया। उस आदमी से फिर पूछा गया कि उसका जापान में क्या काम है और क्या उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे एयरपोर्ट उसके दावों की पुष्टि के लिए संपर्क कर सके। उसने उन्हें उस कंपनी का नाम बताया जिसके साथ वो काम करने की योजना बना रहा था, उस होटल का नाम बताया जहां वो ठहरने वाला था और उस बैंक का नाम भी बताया जिसके साथ वो काम कर रहा था। जिस आदमी की बात हो रही थी उसे ढूंढा नहीं जा सका और जिस बैंक के साथ वह काम करने का दावा कर रहा था वह बैंक भी अस्तित्व में नहीं था। उसने जिस कंपनी का नाम लिया था वह वाकई में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कभी जॉन जेग्रेस नाम के किसी आदमी के बारे में नहीं सुना था। अधिकारियों के पास उसे हिरासत में लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसके दावों की जांच के दौरान उसे पास के एक होटल में रखा गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह भाग न जाए, उसके होटल के दरवाजे के बाहर 2 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए और उम्मीद थी कि अगले दिन उसे आगे पूछताछ के लिए वापस हवाई अड्डे लाया जाएगा। लेकिन जब अधिकारियों ने दरवाजा खोलकर जांच की तो वो आदमी गायब था। उन्होंने जोर देकर कहा कि कमरे का दरवाजा पूरी रात बंद था और चूंकि वह होटल की ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए उसके लिए बालकनी से कूदकर भागना संभव नहीं था। वह अपनी सारी चीजें साथ लेकर चला गया था और उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। नंबर 5, लाकोते अलाशेवरे इंग्लिश चैनल में स्थित जर्सी द्वीप की एक रहस्यमय गुफा है। ये गुफा दशकों से विशेषज्ञों को आकर्षित कर रही है क्योंकि निएंडरथल हर साल यहाँ लौटते थे, लेकिन कोई कारण नहीं जानता। पहले माना जाता था कि निएंडरथल इस गुफा में रहते थे। अब पता चला है कि उन्होंने यहाँ पहले की अपेक्षा और भी पहले रहना शुरू किया था। यहाँ मिली कलाकृतियों से पता चलता है कि वे करीब 2,50,000 साल पहले यहाँ रहना शुरू कर सकते हैं। हैरानी की बात है कि वे बार बार इस गुफा में लौटते रहे और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। वे उस क्षेत्र में शिकार करते थे और लगता है उन्हें इन गुफाओं से लगाव था, जब तक वहां लौटने का कोई और कारण न रहा हो। गुफा में और उसके आसपास मिले पत्थर के औजारों से शोधकर्ताओं को उनके क्षेत्र में घूमने का तरीका समझने में मदद मिलती है। उनके कई शिकार स्थल इंग्लिश चैनल में डूब गए होंगे। अन्य क्षेत्र अब भी खुले हैं और उम्मीद है कि इतिहासकारों को वहां के पुराने निवासियों की और जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र तब बड़ा था क्योंकि बर्फ की चादरें सलामत थी और इलाका समुद्र में नहीं डूबा था। यह संकेत देता है कि उस क्षेत्र में वन्य जीव प्रचुर मात्रा में थे और जब निएंडरथल वहां रहते थे तो ये गुफाएं उनके लिए आदर्श आश्रय स्थल रही होंगी। उनके बारे में और जानने के लिए विशेषज्ञ अब 16,000 कलाकृतियों की जांच करेंगे, जिनमें जानवरों की हड्डियां, तलछट और पत्थर के औजार हैं जो उस क्षेत्र से मिली हैं और जर्सी के हिम युग की जानकारी दे सकती हैं। अब तक जो सिद्धांत है वे बताते हैं कि ये गुफाएं दूर से दिखती थी और निएंडरथल ने इन्हें तुरंत आश्रय के रूप में पहचान लिया। यह भी कहा गया है कि गुफा के स्थान की जानकारी उनके बीच साझा की जाती थी और यह जानकारी पीढ़ियों तक पहुंची। ये समझाता है कि वे दशकों तक गुफाओं में क्यों लौटे, पर सिद्धांत साबित नहीं हुए हैं। जर्सी में यह एकमात्र गुफा नहीं है जिसके बारे में जाना जाता है कि वहां निएंडरथल रहते थे। ये लाकोट डे सैम बर्लाड है,
जो कोर्ट अला शेव्र से कहीं बड़ी है, जहां पुरातत्वविदों को ग्रेनाइट की शेल्फ पर 13 निएंडरथल दांत मिले थे और माना जाता है कि ये 2 व्यक्तियों के थे। चूंकि कुछ दांतों में निएंडरथल दांतों में पाए जाने वाले सामान्य गुण नहीं हैं, इसलिए ये सुझाव दिया गया है कि या तो किसी समय एक आधुनिक मानव ने भी उस गुफा में निवास किया था, या फिर ये निएंडरथल और आधुनिक मानव के संकरण का परिणाम थे। दांतों पर आगे शोध जारी है कि क्या वाकई ऐसा था या नहीं। फिलहाल ये जर्सी संग्रहालय और कला दीर्घा में आम जनता के लिए प्रदर्शित है। नंबर 4, कैरिसब्रुक। पत्थरों की संरचना विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और हालांकि इसका गहराई से अध्ययन विद्वानों और पुरातत्वविदों द्वारा किया गया है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि इसे किसने बनाया था या इसका उद्देश्य क्या था। यह निश्चित है कि यह व्यवस्था आदिवासी मूल की है और माना जाता है कि यह हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसकी सटीक उम्र अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, जिससे पहले से ही रहस्यमय स्थल में और भी रहस्य और जिज्ञासा जुड़ जाती है। यह स्थल, जो कैरिसब्रुक से लगभग 2.5 मील दूर स्थित है, सबसे पहले एल्डो मासोला द्वारा 1963 में खोजा गया था। उस समय स्थल पर ज्यादा कुछ नहीं किया गया था, लेकिन 1980 के दशक के दौरान उनकी व्यवस्था पर लिखी गई टिप्पणियों का अध्ययन किया गया और पत्थर की इस व्यवस्था का आखिरकार अध्ययन और सर्वेक्षण किया गया। मासोला ने 1963 में विक्टोरियन नेचुरलिस्ट के लिए एक लेख में विस्तृत विवरण दिया था। उन्होंने बताया कि इसकी माप 200 गुना 17 फीट थी और आकार बूमरैंग जैसा था। 1980 के दशक में विक्टोरियन पुरातात्विक सर्वेक्षण ने एक स्थानीय जमीन मालिक के ध्यान दिलाने पर इसका पहला सर्वेक्षण किया। ये माना गया कि यह एक पुराना आदिवासी अनुष्ठान स्थल है, लेकिन इसे अभी तक निश्चित रूप से साबित नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में आदिवासी समारोहों का कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं मिला और ये कथित परंपराएं उनके वंशजों तक नहीं पहुंची, या कम से कम ऐसा ही लगता है। आधुनिक विवरणों के अनुसार साइट में 2 बड़े पत्थरों के चाप, कई छोटे पत्थर और पत्थरों का एक ढेर है, जिसे संभवतः रास्ता दिखाने, स्मारक या सीमा चिन्ह के लिए उपयोग किया गया था। माना जाता है कि चाप का आकार बूमरैंग को दर्शाने के लिए जानबूझकर बनाया गया था, क्योंकि वो प्राचीन शिकार उपकरण था। कुछ विद्वान असहमत हैं क्योंकि इसमें अनियमित वक्रता है और दोनों किनारे समानांतर चलते हैं, जो बूमरैंग के आकार से अलग है। फिर यह सिद्धांत है कि पत्थरों की यह व्यवस्था एक खगोलीय उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड के स्टोनहेंज को माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मेहराब, आकाशगंगा और पास का पत्थरों का ढेर सीरियस या किसी चमकीले तारे का प्रतिनिधित्व करता है, जो निर्माण के समय दिखता था। यह तय हुआ कि अर्धचंद्र के सिरे कंपास की मुख्य दिशाओं की ओर है, पर यह साफ नहीं है कि ऐसा जानबूझकर हुआ या संयोग से, जिसकी संभावना कम लगती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्र पुरुषों के दीक्षा समारोहों में इस्तेमाल होता था, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स में मिले अन्य समान स्थल भी इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस स्थल को 1975 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने खरीदा था और उन्होंने इसके संरक्षण की जिम्मेदारी पुरातात्विक अवशेष कार्यालय से अपने हाथ में ले ली थी। अब ये एक आधिकारिक पुरातात्विक क्षेत्र है, जिसे स्वदेशी भूमि परिषद को बेचकर बलारात एबोरिजिनल कोऑप की देखरेख में दिया गया है। यह पता लगाने के लिए कि इस अजीब पत्थर की संरचना को किसने बनाया और इसका उपयोग किस लिए किया गया, स्थल पर और भी बहुत सारे अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 3, ये आश्चर्यजनक है कि इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि विशाल जहाज जो टनों महत्वपूर्ण सामान ले जा रहे थे, अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गए। इनमें से अधिकतर जहाज मिल जाते हैं, लेकिन कुछ, जैसे एसएस मरीन सल्फर क्वीन, हमेशा के लिए समुद्र में खो जाते हैं। जहाज का नाम एसो न्यू हेवन था। ये T2 टैंकर 1944 में चेस्टर, पेंसिल्वेनिया में बना था और शुरुआत में तेल ले जाने के लिए ही बनाया गया था, जैसा उस समय के कई टैंकरों के साथ था। हालांकि 1960 में जहाज मैरीलैंड के स्पैरोज पॉइंट में बेथलेहम स्टील कंपनी के ड्राई डॉक पर गया, जहां उसमें कुछ बदलाव किए गए।
इसे पिघला सल्फर ले जाने के लिए बदला गया और नाम मरीन सल्फर क्वीन रखा गया। जहाज को ये क्षमता देने के लिए इसमें एक स्वतंत्र टैंक लगाया गया जिसकी माप 306 फीट बाय 30 फीट बाय 33 फीट थी। इस बदलाव के लिए सभी मूल आंतरिक विभाजन दीवारें हटा दिए गए और जहाज की आंतरिक संरचना को भी बदलना पड़ा। ट्यूब के अंदर 4 चैम्बर थे और मुख्य ट्यूब आसपास की सामग्री से करीब 3 फीट दूर थी। स्थापित किए गए स्टीम सिस्टम की वजह से सल्फर को लगभग 155 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता था। 1961 में रूपांतरण के बाद जहाज ने पहली यात्रा की। बदलाव सफल रहे और 2 साल तक ये नियमित रूप से पिघला सल्फर ले जाता रहा। लेकिन 2 फरवरी 1963 को ये सब कुछ बदल गया। उस दिन यह ब्यूमॉन्ट टेक्सास से 15,000 टन से अधिक सल्फर लेकर रवाना हुआ। यह ज्ञात है कि 2 दिन बाद ये फ्लोरिडा कीज के पास पानी में था क्योंकि जहाज की स्थिति का विवरण देने वाला एक सामान्य संदेश प्राप्त हुआ था। लेकिन 6 फरवरी तक जहाज से सारी संचार बंद हो गई थी और इसे लापता घोषित कर दिया गया था। अनुमान है कि यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य में डूब गया। वहां पूरी तरह खोजबीन हुई पर सफलता नहीं मिली। 19 दिन तक खोज चली पर कोई सुराग नहीं मिला और अंत में प्रयास बंद करना पड़ा। सिर्फ यही सबूत था कि सल्फर क्वीन डूब गई थी जब पानी में कुछ लाइफ प्रिजर्वर और कुछ छोटे छोटे मलबे के टुकड़े मिले जिन्हें जहाज का माना गया। ये देखा गया कि 4 फरवरी को जहाज ऊंची लहरों के बीच से गुजर रहा था जहां लहरें 16 फीट तक ऊंची थीं और हवाएं लगभग 45 नॉट्स की रफ्तार से चल रही थीं। जांच में तय हुआ कि उस दिन जहाज को रवाना नहीं करना चाहिए था। जहाज के चालक दल ने बताया था कि चारों टैंकों के किनारों पर अक्सर आग लग जाती थी। ये अक्सर होता था, इसलिए अधिकारी अब अलार्म भी नहीं बजाते थे क्योंकि वे इन आग की घटनाओं के आदी थे। एक यात्रा के दौरान जहाज जब अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसमें आग लगी हुई थी और जब वह दोबारा रवाना हुआ तब भी वह जल रहा था। जब आग पर पानी डाला जाता था तो सल्फर महत्वपूर्ण उपकरणों के चारों ओर जम जाता था जिससे और भी समस्याएं पैदा हो जाती थीं। कोस्ट गार्ड ने पता लगाया कि जहाज की कील कई सालों से जंग खा रही थी और यह समस्या 1 हफ्ते पहले शुरू हुई थी जिससे कील के 2 हिस्सों में टूटने का खतरा था। T2 टैंकर इस खामी के लिए बदनाम थे, इसलिए इन जहाज़ों की जांच कड़ी होती थी। कई समस्याएं रिपोर्ट हुई थी, फिर भी सल्फर क्वीन को उस दिन रवाना होने देना लगभग अकल्पनीय था। SS मरीन सल्फर क्वीन का मलबा अब तक नहीं मिला और जहाज तथा उसके चालक दल का क्या हुआ ये अब भी अज्ञात है। नंबर 2, 3 महिलाओं 21 वर्षीय एन मिलर, 19 वर्षीय पैट्रिशिया ब्लफ और 19 वर्षीय रेनी ब्रूहल के गायब होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है और ये इंडियाना ड्यून्स स्टेट पार्क की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। ये घटना 2 जुलाई 1966 को हुई थी जब तीनों दोस्तों ने 4 जुलाई के वीकेंड पर एक साथ समय बिताने का फैसला किया था। उस सुबह एन ने दोनों महिलाओं को कार में बैठाया और वे इंडियाना ड्यून्स स्टेट पार्क चली गईं। वे शिकागो क्षेत्र से थी, इसलिए पहुंचने में उन्हें करीब 1 घंटा लगा। वे जिस बीच पर जा रही थी वहां करीब 10 बजे पहुंची और वह इलाका पहले से ही जश्न के मूड में लोगों से भरा हुआ था। दिन के ज्यादातर समय वे धूप में लेटी रहीं, तैराकी की और प्रकृति में अतिरिक्त समय बिताया। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा तीनों दोस्त गायब हो चुके थे। समुद्र तट पर एक जोड़े ने कहा कि उन्होंने तीनों महिलाओं को लापता होने से पहले एक अज्ञात व्यक्ति से बात करते देखा था। उस व्यक्ति की उम्र 20 के आसपास थी, बाल काले और लहराते थे। वह 16 फुट चौड़ी नाव पर खड़ा था जिसका अंदरूनी हिस्सा नीला था और धूप में तपा हुआ दिखता था। और थोड़ी देर बात करने के बाद तीनों दोस्त उस नाव पर सवार हो गए। अपनी सारी चीजें समुद्र तट पर ही छोड़ गए। गवाहों के अनुसार वह आदमी नाव लेकर पश्चिम गया और लौटकर नहीं आया। पार्क रेंजर को महिला की चीजें इकट्ठा करनी थीं, जिनमें एन की डेनिम शॉर्ट्स, पोलो शर्ट, जूते, सफेद तैराकी टोपी, कार की चाबियां, कंघी और थर्मस थे। इसके अलावा पैट्रिशिया का गाउन, धूप का चश्मा, ट्रांजिस्टर रेडियो, उसकी सफेद तौलिया, एक बटुआ जिसमें $5 थे
और शायद कुछ और छोटी चीजें भी पीछे छूट गई थीं। रेनी की चीजों में उसकी तौलिया, शॉर्ट्स, ब्लाउज, सन हैट, सिगरेट, सन टैन लोशन और उसका बटुआ शामिल था, जिसमें 25 सेंट और लगभग $55 के चेक थे। तीनों महिलाओं को जल्द ही परिवारों ने लापता बताया और पार्क रेंजरों ने बताया कि एन की कार पार्क लॉट में लावारिस मिली, उसी जगह जहां 2 जुलाई को उसे देखा गया था। अंदर उन्हें महिलाओं की कुछ चीजें मिली, पर वे नहीं जान सके कि उनके साथ क्या हुआ। 5 जुलाई को पहली आधिकारिक खोज शुरू की गई। गोताखोरों ने झील को छान मारा। अधिकारी और रेंजर पैदल खोजबीन कर रहे थे और ज्यादा इलाके की जल्दी तलाशी लेने के लिए घोड़े भी लाए गए, लेकिन कोई भी उपयोगी चीज नहीं मिली। एक व्यक्ति ने बीच पर अपने कैमरे से ली फुटेज पुलिस को दी, जिससे पुलिस ने उस दिन दोस्तों को ले जाने वाली 2 संभावित नावों की पहचान की। प्रारंभिक तौर पर माना गया कि संबंधित व्यक्ति ने उन्हें नाव पर चढ़ने के बाद बीच पर उतार दिया था। कई गवाहों ने बताया कि तीनों महिलाओं को नाव से उतरने के बाद भी बीच पर चलते और खाते देखा गया। कुछ लोगों ने एक और आदमी को देखा जिसकी पहचान भी नहीं हो पाई है। वह उनके पास आया और फिर फुटेज में दूसरी नाव पर उनके साथ गया, लेकिन इस देखे जाने की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। आने वाले महीनों में पता चला कि रेनी ब्रेकअप की सोच रही थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को उसमें कम कारों में ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन परिवार को लगता है कि गुमशुदगी तक उसने इरादा बदल लिया था। एनी के दोस्तों ने बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती थी और पैट्रिशिया भी गर्भवती हो सकती थी। दोनों महिलाएं शादीशुदा पुरुषों के साथ थीं और पैट्रिशिया के दोस्त को शक था कि उसने अपनी गुमशुदगी खुद ही रची। एक बार वह चेहरे पर चोट के साथ घर आई थी और बताया था कि थरोब्रेड घोड़े के साथ डील करते हुए घोड़ा सिंडिकेट से परेशानी हुई। ये स्पष्ट नहीं है कि इन कारणों का उनकी गुमशुदगी से संबंध है या नहीं, और दुख की बात है कि मामला कई दशक बाद भी अनसुलझा है। जिसके पास इस मामले की नई जानकारी हो वह इंडियाना स्टेट पुलिस से संपर्क करे। 17-899-8577 नंबर 1। 1952 में इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में रहने वाले लोगों ने आसमान में अजीब और रहस्यमय रोशनी देखने की घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू किया और इसे उस इलाके के सबसे प्रमुख यूएफओ रहस्यों में से एक माना जाता है, जिसका आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। ये सब आम लोगों से नहीं, बल्कि रॉयल एयरफोर्स के 269 स्क्वाड्रन के 10 सैनिकों और अधिकारियों के एक समूह से शुरू हुआ था। उस साल 19 सितंबर को रात 11 बजे से कुछ मिनट पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ यॉर्कशायर के RAF टॉपक्लिफ सैन्य अड्डे के रनवे पर उन्होंने उड़न तस्तरी जैसा यान देखा। एक मीटियर जेट डिशफोर्थ एरोड्रोम के रनवे की ओर बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे ये यान भी आ रहा था जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। उस समय रॉयल एयरफोर्स प्रोजेक्ट मेन ब्रेस में शामिल था, जिसमें 13 दिनों तक कई तरह के सिमुलेशंस किए गए थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर सोवियत या पश्चिमी यूरोप की ओर से उस क्षेत्र में हमला होता है तो क्या होगा। एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में उन्होंने आसमान में केवल एक सफेद बिंदु देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह 15,000 फीट की ऊंचाई पर और मीटियोर जेट से 5 मील दूर उड़ रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि वह वस्तु चांदी जैसी थी और पास आते ही दाएं बाएं झूलने लगी। शुरुआत में लगा कि वह पैराशूट है, लेकिन वह रुकी नहीं और अचानक जेट की ओर तेजी से बढ़कर उसके पीछे उड़ने लगी। वह अपनी धुरी पर घूमी, फिर अचानक बहुत तेज होकर पश्चिम दिशा में उड़ गई और नजरों से ओझल हो गई। पूरा घटनाक्रम सिर्फ 20 सेकंड चला और देखने वालों ने माना कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और यह सामने आया कि ये आसमान में किसी अजीब वस्तु को देखने की पहली घटना नहीं थी। 13 सितंबर को एक डेनिश विध्वंसक के चालक दल ने रात के आसमान में एक त्रिकोणीय वस्तु को जाते हुए देखा। वे उस यान की गति देखकर हैरान रह गए, जो लगभग 900 मील प्रति घंटा थी, और उन्होंने बताया कि उससे नीली रोशनी निकल रही थी। 20 तारीख को दूसरी बार देखे जाने के अगले दिन USS फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर सवार एक अखबार के रिपोर्टर उन गवाहों में से एक थे
जिन्होंने आसमान में एक गोलाकार वस्तु देखी। उन्होंने देखा कि वह वस्तु बेड़े का पीछा कर रही थी। पहले उसे मौसम का गुब्बारा समझा गया, पर बाद में यह सिद्धांत खारिज हुआ। किसी भी विमान को कभी भी रडार सिस्टम द्वारा नहीं पकड़ा गया और आसमान पर बहुत सावधानी से नजर रखने के बावजूद किसी ने भी उस वस्तु को देखने की रिपोर्ट नहीं दी। इन देखी गई घटनाओं की पूरी तरह से जांच की गई, लेकिन कभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला और यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियोस से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा।